हेलो दोस्तों, करंट वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आज के लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो किसको बनाया गया है? तो BN बाल गंगाधर को बनाया गया है। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अगर हम इसकी बात करें, राष्ट्रीय, नोट करिए बेटा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अगर हम इसकी बात करें कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट करिए ज़रा। इसकी स्थापना जो है सन 2020 में की गई थी और इसका मुख्यालय बाबू साहब कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी मैंने आपको बताया है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन बनाए गए हैं। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, BN गंगाधर को बनाया गया है। ये आयोग करता क्या है? तो हमारे प्यारे भारत देश में जो है जितनी भी दवाएं बनती हैं उनकी जांच पड़ताल करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग करता है। अर्थात इसका संबंध किससे है? तो मेडिकल से है। किससे? मेडिकल से, मेडिकल से, ठीक है। और आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके लिए, सुनिए जरा। जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री चर्चा में बने हुए हैं। कौन बने हैं? तो अभी रिहा किए गए हैं हेमंत सोरेन। कौन रिहा किए गए हैं? हेमंत सोरेन। तो ये अभी बनाए गए हैं। ये अभी घोटाले में फंसे थे, किसी घोटाले में फंसे थे और अभी इनकी जो है जमानत में इनको रिहा किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने हैं। और इनको शपथ ग्रहण किसने दिलवाया है? तो ये लिखा हुआ है CP राधाकृष्णन। ये CP राधाकृष्णन कौन है? तो ये CP राधाकृष्णन वहाँ राज्यपाल हैं। कहाँ के? झारखंड के। तो इन्होंने शपथ ग्रहण करवाया है। किसको करवाया है? हेमंत सोरेन को। और हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें CM हैं। लेकिन और क्वेश्चन हम बात करें कि झारखंड भारत का नवीनतम राज्य कब बना और किससे अलग होकर बना था, तो इसको भी आप एक ट्रिक नोट करिए जरा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर पढ़ाया करता हूं इसको। एक ट्रिक है छौझाते, छौझाते, इसको नोट कर लीजिए बेटा, काम करेगा। इसको नोट करोगे जिंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद तो ये हो। तो ये पहला है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। एक आपका बना था उत्तराखंड। कौन सा बेटा? उत्तराखंड। और दूसरा कौन सा बना? तीसरा। तो यही झारखंड है जिसके अभी CM कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। और सबसे नवीनतम राज्य आपका कौन सा है? तो ये बेटा तेलंगाना है। और आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य कब बना था। तो इसकी मैं आपको बताऊं, खास बात सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये राज्य अलग कब हुए थे। तो ये छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर को। उत्तराखंड कब अलग हुआ? 9 नवंबर को। और झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर को ये बिहार से अलग हुआ था। और अगर हम सन की बात करें तो सन 2000 ये तीनों राज्य नवीन बने थे, नए बने थे। और कब बने थे? तो सन 2000 को। लेकिन हमारा जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसकी डेट क्या है? 2 जून 2014। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और अगर आपसे पूछ लेगा कि ये राज्य अलग किससे हुए हैं, तो आप छत्तीसगढ़ बताइए जरा किससे अलग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड किससे अलग हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। और झारखंड किससे अलग हुआ है? तो ये बिहार से अलग हुआ है। और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन ये बनेंगे कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है, तो आपके पास आंसर है 28वां राज्य तेलंगाना है, 27वां राज्य झारखंड है, 26वां राज्य उत्तराखंड है और 26वां राज्य कौन सा है आपका? ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। 26, 27, नहीं सॉरी, ये आपका कौन सा राज्य है? भारत में इस समय कुल कितने राज्य हैं? तो इस समय 28 राज्य हैं। ये आपका 27वां राज्य है, ये आपका 26वां राज्य है और ये आपका 25वां राज्य है। ये अगर क्रम से पूछ लेगा तो आपके पास यही क्रम होना चाहिए बेटा, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 8वां केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा है और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना। आपको 2 आंसर लिखने कमेंट बॉक्स में, लिख देना बेटा, ठीक है, लिखते नहीं हो।
और आपके लिए क्वेश्चन एक अगला है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। लेकिन कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार? तो अतिरिक्त, कैसे? अतिरिक्त NSA नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। और अगर हम बात करें, ये पहला पद तो तभी सृजित कर दिया गया था जब इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अभी तक इस पद पर किसी को आसीन नहीं किया गया था। तो ये राजेंद्र खन्ना पहले व्यक्ति होंगे जो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम और बात करें, जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसके बारे में लिख लीजिए, सलाहकार। इससे हो सकता है क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपसे क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि भारत का ये सबसे बड़ा सलाहकार एजेंसी है जो पूरे भारत को मेंटेन करती है। जैसे आपका IB हो गया, रॉ हो गया, मतलब सबसे बड़ा अगर आप देखा जाए तो सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999। जब इसका सृजन हुआ था तो अतिरिक्त पद भी बनाया गया था, लेकिन ये पहली बार है जो राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। और इसमें अगर हम देखें इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष अजित डोभाल हैं। कौन है बेटा? अजित डोभाल। और अजित डोभाल जो हैं, ये अपना जो शासनकाल है, ये कौन सा शासनकाल है? तो ये तीसरी बार, कौन सी बार? ये तीसरी बार अपना ये पद पर आसीन किए गए हैं। अर्थात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बना दिया गया था। ठीक है, तो और अभी तक सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक समय तक यही इस पद पर आसीन हुए हैं। ठीक है, और आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 28 जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 जाना पहचाना नाम है, ने पहली हेलो कक्षा को पूरी कर लिया है? तो ये अपना ही है आदित्य L1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा बेटा? भारत। और अगर हम देखें, बात करें आपको, आदित्य जो L1 है, आदित्य L1 अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पक्का आएगा आदित्य L1, क्योंकि इसने हेलो कक्षा को पूरी कर लिया है। तो सारी बात आप लिखिए जरा। इसकी जो इसको जब लॉन्च किया गया था तो 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और अभी जो है इसको जो हेलो कक्षा में जो स्थापित किया गया है, तो इसकी जो डेट है वो 6 जनवरी 2024 है। तो हेलो कक्षा में इसको स्थापित कर दिया गया। लॉन्चिंग कब हुई थी? तो 2 सितंबर 2023 को। और हेलो कक्षा में इसको स्थापित कब किया गया, मतलब पहुंचाया कब गया, सेटल कब किया गया? तो इसकी डेट है 6 जनवरी 2024। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन सी कक्षा, तो हेलो कक्षा। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसने अभी हाल ही में जो स्थापित किया गया था 6 जनवरी 2024 को, तो इसने हेलो कक्षा का पूरा एक चक्कर लगा लिया है। क्या लगा लिया है? एक चक्कर। तो इसको आप भी नोट करिए जरा, एक चक्कर पूरा कर लिया है। और ये एक चक्कर जो पूरा हुआ है, तो इसमें हेलो कक्षा में इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो इसको भी आप नोट करिए, 178 दिन का समय लगता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना समय लगता है? 178 दिन का समय लगता है। 6 जनवरी को हेलो कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, एक चक्कर इसने पूरा कर लिया। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछा जाए कि जो ये आदित्य L1 है, ये काम क्या है इसका? इसका काम क्या है? तो जो सूर्य की बाहरी कक्षा है उसका अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जबरदस्त क्वेश्चन। जुलाई 2024 में अफगानिस्तान पर तीसरी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेटा सुनो जरा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, अफगानिस्तान वाला, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कतर की राजधानी दोहा। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन इसकी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा है ना, इसका मतलब पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में शासन किसका है? तालिबान का।
और तालिबान अभी तक किसी भी सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बार ये दोहा में जाके शामिल हो रहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तालिबान पहली बार किस सम्मेलन में शामिल हुआ। तो जो ये सम्मेलन हुआ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया है, और ये कहाँ शामिल हुआ था, तो कतर की राजधानी दोहा में शामिल हुआ। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए और जबरदस्त है, सुनिए जरा। देश की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण कहाँ पर लॉन्चिंग की गई है। तो देखिए जरा, जबरदस्त ट्रेन बनी हुई है। और ये ट्रेन पूरी तरह से किस पर बनी हुई है, ये ट्रेन पूरी तरह से कार्बन फाइबर की बनी हुई है बेटा। अगर हम बात करें कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन, इसमें कार्बन का यूज कितना किया गया है, तो लगभग 99% किया गया है। इसका प्रयोग करने से फायदा क्या है, तो 2-3 फायदे हैं, सुनिए जरा। इस ट्रेन का वेट कम हो जाएगा, क्या मैंने बताया, इसका वजन कम हो जाएगा। अभी तक जो ट्रेनें बनती हैं वो या तो स्टील की बनती हैं, या इसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है, या इसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इससे ट्रेन का वेट बढ़ेगा तो डीजल की खपत बढ़ जाएगी, और जलवायु में बहुत ज़्यादा इस मात्रा में जलवायु प्रभावित करेंगी। अब इसमें देखिए, कार्बन फाइबर की पैसेंजर ट्रेन किसने बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। तो कार्बन फाइबर से फायदा क्या होगा, ट्रेन का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डीजल की खपत भी कम हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, अर्थात कार्बन का उत्सर्जन जो होता है, उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी। ये सब क्यों बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाने जाता है कि जितना चर्चा उतना पर्चा, तो जो चर्चा में है वही पर्चा में है। कार्बन पैसेंजर ट्रेन, सुनो जरा। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, तो यही चीन करता है, ये चीन, ठीक है। सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन, नोट करो बेटा, नोट करना जरूरी है। अगर भविष्य बनाना है तो नोट करना है, सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन कौन सा देश करता है, तो चीन करता है। अब इसी कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, तो इस ट्रेन का अनावरण चीन ने किया है, ठीक है। और अगर आपसे 2 बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछली क्लासों में मैंने पढ़ा रखा है, दुनिया का वो कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है, अर्थात दूसरे देशों से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और कहीं ना कहीं उसको रीजनरेट कर रहा है, मतलब उसको दबा रहा है। एक देश समुद्र में दबा रहा है और एक षड्यंत्र लगाया है देश, 2 देश के नाम है, आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन को इंग्लिश में कहते हैं SCO। क्या कहते हैं बेटा, SCO के 10वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है, किसको शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस। क्या हो जाएगा, बेलारूस। रूस का पड़ोसी देश है बेलारूस, ठीक है। तो इसको शामिल किया गया है। अब अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये बेलारूस और SCO, तो इसको आप नोट करिए थोड़ा सा, SCO। अगर हम इसकी बात करें तो इसका फुल नेम पहले बताइए जरा। इसका पूरा नाम होता है संघाई, इसको आप नोट कर लीजिए, संघाई कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सहयोग, कोऑपरेट करना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा हिंदी में, शंघाई सहयोग संगठन। और इसकी अगर हम और बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, संघाई, और संघाई कहाँ है, चीन में है। और अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, सन 2001 में। और इसकी हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। कहाँ बेटा, मैंने आपको बताया, आप बीच बीच में बोल लिया करो, ठीक है, बोलने से तन्हाई कम हो जाएगी आपकी। चीन की राजधानी बीजिंग। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि SCO में वर्तमान मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने हैं, तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो SCO का 24वां शिखर सम्मेलन हुआ, इसको भी नोट करिए, करंट का है, ये भी नोट करिए जरा। SCO संघाई सहयोग संगठन, SCO का 24वां शिखर सम्मेलन। और ये कब हुआ है, तो बच्चा अभी हुआ है, 2024 में हुआ है। SCO का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये कजाकिस्तान में हुआ है बेटा। कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान। और बच्चा बताओ कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये अस्ताना है, अस्ताना। क्या नाम है, अस्ताना। अब तुमसे पूछा जाए कि कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, हे बेटा, जिन्होंने अध्यक्षता किया है किसकी, SCO की, इसके राष्ट्रपति कौन है।
और आपसे पूछा जाएगा इसके राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आप नोट करिए राष्ट्रपति। तो इनका नाम है कासिम जोमार्ट नाम है, और एससीओ के अध्यक्ष भी यही रहे हैं। कासिम जोमार्ट कहाँ के राष्ट्रपति हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अब तुमसे ये पूछा जाएगा, हो सकता है जीएस भी पूछ सकता है, नवीनतम सदस्य देश तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन जीएस भी नोट करिए कि एससीओ के वर्तमान मेंबर देश कितने हैं। आप कुछ लिखो जरा इसको, एससीओ के सदस्य। अब वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो बेटा 10 हैं। कितने हैं बेटा, 10। कितने हैं, 10। मेरे हिसाब से आप ऐसे लिखिए, आपको बाकी जो मन हो, ठीक है। 10 कौन कौन से हैं, तो आप नोट करिए, एक चीन है, एक रूस है, नोट करिए बेटा, नोट करिए। और मध्य एशिया के कितने देश हैं, 4 देश हैं। कौन कौन से हैं, तो एक कजाकिस्तान है, एक किर्गिस्तान है, एक कौन सा है, किर्गिस्तान, और एक तुर्कमेनिस्तान है। सॉरी, तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। एक कौन सा है, तजाकिस्तान, और एक है आपका उज्बेकिस्तान। अभी जो मैंने नाम लिया था तुर्कमेनिस्तान, इसी को तो याद रखना है कि मध्य एशिया का यही एक देश है जो एससीओ का सदस्य नहीं है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और सुनो जरा, और सुनिए, भारत है कि नहीं है, तो भारत भी है इसका सदस्य देश। और पाकिस्तान है कि नहीं है, बेचारा पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है, ठीक है। और ये भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे, तो इसको भी आप नोट करिए, ये जिंदगी की अहम डेट है आपकी। तो पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 के एससीओ के सदस्य बने थे। और इसका नवीनतम सदस्य देश अभी जो बना था, वो कौन सा है, ईरान। और ईरान जो बना है ये कब बना था, 2023 में। और 2024 में जो अभी बना है, मैंने आपको नाम बताया, बेलारूस। कौन सा बताया बेटा, बेलारूस। तो ये एससीओ के सदस्य देश हैं। कितने मैंने लिखा दिए, 10। और इनको आपको याद रखना है कि नवीनतम कौन बना है, बेलारूस। इसके पहले कौन बना था, ईरान। और उसके पहले कौन बना था, पाकिस्तान और भारत दोनों बने थे। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय एससीओ की स्थापना हुई थी तो उस समय देशों की संख्या कितनी थी, तो यही 6 देश थे। कौन कौन से थे, चीन था, रूस था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 6 सदस्य देश थे। बाकी ये 4 जो हैं ये बाद में जुड़े। और आपके लिए एक नवीनतम क्वेश्चन आपके लिए ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन, है लड़के इधर देखो, स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया है, आप सुनो जरा बेटा, ये कब तक बढ़ाया गया, डेट देखिए इधर, 31 मार्च 2025। स्मार्ट सिटी तो लॉन्चिंग कब हुई थी बेटा, लॉन्चिंग कब हुई थी, तो इसको लॉन्च करने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब लॉन्च किया था, 25 जून 2015। डेट लिखिए जरा, स्मार्ट सिटी भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था, 25 जून 2015। और इसकी डेट को, इसका लक्ष्य कब तक था, इसको भी आप नोट करिए। लक्ष्य मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी भारत में बनाने का लक्ष्य कितना रखा था, तो नोट करिए 30 जून 2024। डेट खत्म हो गई कि है अभी, ये डेट खत्म हो गई क्योंकि आज जुलाई चल रहा है वर्तमान में, तो इसकी डेट खत्म हो गई थी और प्रधानमंत्री ने इसकी डेट को और बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 31 मार्च 2025। डेटों को याद रखिए, लॉन्चिंग कब हुई थी, 25 जून 2015। लक्ष्य कब तक था, 30 जून 2024। और कब तक बढ़ा दिया गया, 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। अब सुनो जरा कहानी अगली, जो स्मार्ट सिटी है बेटा, इनको भी नोट करिए। स्मार्ट सिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा जो उड़ीसा राज्य है, इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर। कौन सी बेटा, भुवनेश्वर। तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, ठीक है। और ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। और भारत की सबसे अंतिम स्मार्ट सिटी है मेघालय की राजधानी शिलांग। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी, तो आपको बताना पड़ेगा भुवनेश्वर। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा मेघालय की राजधानी शिलांग। अब तुमको यह भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भारत में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी किस राज्य में है, तो अपना उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में, ठीक है। तो इसमें कुल कितने स्मार्ट सिटी रखे गए हैं, तो 13 स्मार्ट सिटी रखे गए हैं। कितना बेटा, 13। और दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है, तो तमिलनाडु का नाम आता है। किसने, 12। और तीसरे नंबर पे किसका नाम आता है, तो मुंबई का आता है। कितने स्मार्ट सिटी बेटा, 10।
इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्पेशल उत्तर प्रदेश एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में 12वां हिंदी सम्मेलन सम्मान, इसमें लिखा हुआ है हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर। नोट करिए जरा इसको, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर। अब ये डॉक्टर उषा ठाकुर कौन है? तो ये लेखक हैं, लेखिका हैं। क्या है बेटा? ये लेखिका हैं, ठीक है, अनुवादक हैं। तो इनको क्यों दिया गया है? कहा जाता है कि जो 12वां हिंदी जो सम्मेलन है, इसको आप नोट करिए, नोट करते हैं ऐसे, आप लिखो जरा 12वां विश्व हिंदी, इसको नोट कर लीजिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेटा फिजी में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फिजी में। और फिजी में ये घोषणा की गई थी कि डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है ये सम्मान प्रदान किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर उषा ठाकुर वहाँ पहुँच नहीं पाई, तो फिर इनको नेपाल में ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान, ये जो सम्मेलन था किसके द्वारा? तो कहा जाता है कि नेपाल का जो राजदूत होते हैं उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था, उसी में इनको दिया गया था डॉक्टर उषा ठाकुर को। ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान है, आयोजन कहाँ हुआ था? फिजी में। और इन्होंने जो डॉक्टर, इसको नोट करिए, डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर, इनको भी नोट करिए। डॉक्टर उषा ठाकुर ने ऐसा काम क्या किया है कि इनको सम्मान मिला है? तो इन्होंने कि भारत और नेपाल की लगभग 100 पुस्तकों का अनुवाद किया है। 100 नहीं, 40 पुस्तकों का अनुवाद किया है, इसीलिए जो है इनको यह सम्मान दिया गया है उषा ठाकुर को। और आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, हाल ही में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनाए गए, अर्थात जो भारत के दामाद थे ऋषि सुनक, इस बार हार गए हैं। और कौन बन गया है? तो कीर स्टारमर बने हैं। कौन बने हैं बेटा? कीर स्टारमर बने हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, सुनो जरा, कीर स्टारमर कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किसके बेटा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कि यूके के प्रधानमंत्री? तो बेटा चाहे ब्रिटेन यहाँ पे लिखा हो और कभी कभी एग्जाम वाले यूके लिख देते हैं, तो अगर वास्तव में सही बात देखी जाए तो इसका आंसर होना चाहिए यूके। क्या होना चाहिए? यूके होना चाहिए। और कौन बना है? कीर स्टारमर बने हैं। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन और यूके में अंतर क्या है, तो आप दिखाते हैं आपको अंतर। जैसे ये आपने देखा होगा कि ये आयरलैंड है, और इधर आपने देखा होगा इंग्लिश चैनल के पास एक बहुत सा छोटा सा प्रांत है जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ प्रांत। कौन सा बेटा? वेल्थ प्रांत। और एक आपने सुना होगा स्कॉटलैंड, और एक आपने सुना होगा इंग्लैंड, और एक आपने सुना होगा आयरलैंड। ये पूरा आयरलैंड है। ये कौन सा है? आयरलैंड। और आयरलैंड का ये उत्तरी भाग है और ये बेचारा दक्षिणी भाग है। तो जो उत्तरी आयरलैंड है वो इसमें अगर शामिल कर दिया जाए तो ये पूरा सिस्टम बनता है यूके। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है, तो वेल्स फ्रांस शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, स्कॉटलैंड शामिल है और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। और ब्रिटेन में कौन शामिल है? तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स फ्रांस। ये भी क्वेश्चन आपके लिए जहन में रखता है, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तुमको बताने में थोड़ा सा आसानी रहेगी कि ब्रिटेन में कौन शामिल है और यूके में कौन शामिल है। ये मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए मन हो तो, और नहीं अपने हिसाब से काम चला लीजिए, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे मान लिया अभी मैंने आपको बताया कि क्यू स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मैंने क्या नाम बताया? इसको जरा नोट करिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का नाम फिर से नोट करें, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। तो इसको आप नोट करिए, मैं बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। ये कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं, स्टारमर। अब ये पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री बने हैं तो किस पार्टी के हैं, इसको भी आप नोट करिए, लेबर पार्टी के हैं, लेबर दल के नेता हैं। किस पार्टी के? और इन्होंने किसको हराया है? तो ये अपने ऋषि सुनक को हराए हैं। किसको बेटा? ऋषि सुनक। अब ये ऋषि सुनक कौन सी पार्टी से थे? तो इनकी पार्टी का नाम था कंजरवेटिव पार्टी के नेता कौन थे? ऋषि सुनक। और कीर स्टारमर किस पार्टी के हैं? लेबर दल के नेता हैं।
तो इनको कितनी वोट मिली है? तो इनको 412 वोट मिली है। और ऋषि सुनक को कितनी वोट मिली है? तो ऋषि सुनक को 121 के आसपास वोट मिली है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कीर जो स्टारमर हैं ये लेबर पार्टी के नेता बने हैं, तो जो है किसको हराए हैं? ऋषि सुनक को हराए हैं। और अगर हम बात देखें जैसे हमारे देश में ये अपना प्यारा भारत है और ये आपका ब्रिटेन है। ये कौन सा है? ब्रिटेन। इसकी तुलना करा देते हैं, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि हमारा जो संसद है उसके 3 अंग हैं। वो अंग कौन कौन से हैं? तो एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक है राष्ट्रपति। अगर हम बात करें लोकसभा में तो इसको निम्न सदन कहते हैं और इसको उच्च सदन कहते हैं। सेम कंडीशन ब्रिटेन में भी है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। और इसको क्या कहते हैं? तो मोनार्ची कहते हैं, मोनार्ची। अब मोनार्ची कौन है? अब सुनो जरा, यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रपति है, आपको पढ़ाया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होता है ब्रिटेन। और भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो इंग्लैंड की महारानी अभी तक थे, अब महाराज हो गए हैं चार्ल्स तृतीय, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई है, तो उनके बराबर इनका पद माना गया है। तो मोनार्ची की जगह पर राष्ट्रपति नहीं है ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं है। तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन बैठते हैं? तो ब्रिटेन के जो राजा होते हैं। कौन बैठे हैं? ब्रिटेन के राजा। और राजा जो हैं वो कहाँ बैठते हैं? राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति के बराबर इनका समतुल्य पद माना गया है। तो इस समय कौन है? तो इस समय चार्ल्स तृतीय हैं। इस समय कौन है? चार्ल्स तृतीय। और हमारे यहाँ संसद में सबसे उच्च पद किसको माना गया है? राष्ट्रपति को। अब सुनो जरा, हमारे यहाँ लोकसभा में कौन सा सदन है? निम्न सदन। तो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन भी निम्न सदन है बेटा। कौन सदन है? निम्न सदन। और हमारे यहाँ उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड में इसको भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अब हमारे यहाँ सांसद कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। और यहाँ पे सांसद कहाँ बैठते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में। हमारे यहाँ सरकार किसकी बनती है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा के बहुमत दल को बनाया जाता है प्रधानमंत्री, और यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, अर्थात जिसके पास सबसे ज्यादा सदस्य होंगे वही प्रधानमंत्री बनता है। तो इस बार यहाँ का बहुमत दल का नेता कौन बना? तो कीर स्टारमर बने। कौन बेटा? कीर स्टारमर। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही है। क्लास कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, और अगर अच्छी लगी है तो लिखना है, और खराब लगी तो भी लिखना है। ठीक है बेटा? ओके, आज के लिए धन्यवाद।